दुबई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची शानदार इमारतें, लग्जरी और जबरदस्त सुरक्षा, है ना? एक ऐसा शहर जो तरक्की और मॉडर्न दुनिया की एक चमकती हुई मिसाल बन चुका है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। सवाल ये कि आखिर दुनिया का ये सबसे सेफ शहर दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और वांटेड क्रिमिनल्स के लिए एक महफूज पनाहगाह कैसे बन गया? और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्क्रीन पर जो नाम है वो देखिए। दाऊद इब्राहिम से लेकर आयरलैंड का सबसे बड़ा ड्रग माफिया डैनियल किनाहिन, क्रिप्टो क्वीन के नाम से मशहूर रूजा इग्नाटोवा से लेकर महादेव बेटिंग ऐप वाले सौरभ चंद्राकर तक, इन सब बड़े बड़े अपराधियों में दुबई को ही अपना घर बनाया है। ये लिस्ट अपने आप में बताती है कि ये मसला कितना बड़ा और कितना गंभीर है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, दुबई के इतिहास में, क्योंकि इसकी जो आज की हकीकत है उसकी नींव किसी बड़े सपने पर नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि अपना वजूद बचाने की एक मजबूरी पर रखी गई थी। तो देखिए, शुरू में दुबई बस मछुआरों का एक छोटा सा गांव था जो मोतियों के कारोबार के लिए जाना जाता था। फिर 1833 में अल मखतूम परिवार ने इसे एक आज़ाद रियासत बनाया। बाद में ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन में भी आया और फिर आया साल 1966 जब यहाँ तेल मिला। लेकिन ये तेल एक वरदान से ज़्यादा एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया। अब चुनौती क्या थी? वो ये कि दुबई के उस वक्त के शासक शेख राशिद के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जहां उनके आसपास के देशों को तेल के मानो समुंदर मिल रहे थे, वहीं दुबई के हिस्से में आए सिर्फ 4 बिलियन बैरल, दौलत के महासागर में बस एक छोटी सी बूंद के बराबर। शेख राशिद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ इस तेल के भरोसे भविष्य नहीं टिक सकता। और बस इसी मजबूरी ने शेख राशिद को एक ऐसा क्रांतिकारी प्लान बनाने पर मजबूर किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, दुबई को रेत के ढेर से निकालकर दुनिया का एक बड़ा बिजनेस हब बनाना, एक ग्लोबल गेटवे। शेख राशिद की सोच कितनी दूर की थी वो उनके इस एक कोट से पता चलता है। उन्हें ये साफ दिख रहा था कि तेल की ये दौलत हमेशा नहीं रहने वाली। इसीलिए जब उनके पड़ोसी देश अपनी दौलत आलीशान जिंदगी पर खर्च कर रहे थे, तब वो दुबई के फ्यूचर के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले उन्होंने दुबई की खाड़ी को गहरा करवाया ताकि बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सके। वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनवाए, बिजनेस को खींचने के लिए सारे इंपोर्ट टैक्स खत्म कर दिए, और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने फ्री जोन का कॉन्सेप्ट शुरू किया जो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये समझना जरूरी है कि कैसे वो पॉलिसीज जो बनाई तो गई थी अच्छे लीगल बिजनेस के लिए, वही अनजाने में अपराधियों के लिए एक खुला दरवाजा बन गई। तो ये फ्री जोन आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक एरिया है जहां बाहर की कंपनियों के लिए नियम कानून बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। मकसद ये कि वो बिना किसी झंझट के वहां आकर अपना काम शुरू कर सकें। अब जरा सोच कर देखिए, आपको अपनी कंपनी का 100% मालिकाना हक मिले, कोई लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं, जीरो कॉर्पोरेट टैक्स, जीरो इनकम टैक्स, और जितना भी मुनाफा कमाओ उसे पूरा का पूरा अपने देश वापस ले जाने की आज़ादी। ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन यही सपना अपराधियों के लिए भी एक खुला निमंत्रण बन गया। और यहीं पर कहानी के 2 पहलू सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का ऑफिशियल मकसद था दुनिया भर के बिजनेस को अट्रैक्ट करना, लेकिन अपराधियों के लिए ये बन गया अपने काले धन को सफेद करने का एक सुनहरा मौका। सरकार ने निवेशकों की प्राइवेसी का वादा किया और अपराधियों ने इसे अपनी असली पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया। और रियल एस्टेट सेक्टर में जो बूम आया वो अवैध पैसे को ठिकाने लगाने की सबसे सेफ जगह बन गया। इस सबसे एक अजीब सा, एक अनकहा समझौता सामने आया। दुबई का मैसेज बिल्कुल साफ था, अपना पैसा लेकर आओ, हम नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, बस हमारी जमीन पर शांति बनाए रखो, कोई गड़बड़ नहीं। तो असल में जमीन पर क्या होता है ये जानने के लिए एक अंडरकवर रिपोर्टर ने दुबई के एक रियल एस्टेट एजेंट से बस एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा किसी गलत सोर्स से आया हो? और उस एजेंट का जो जवाब था वो सच में चौंकाने वाला था। उसने साफ साफ कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आया, हमारी चिंता बस ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है। ये एक लाइन
पूरे सिस्टम की जानबूझकर की गई अनदेखी को खोलकर रख देती है। तो ये सोने का पिंजरा काम कैसे करता है? इसके कुछ नियम हैं। पहला, दुबई की जो प्रत्यर्पण संधि है वो सिर्फ 27 देशों के साथ है, मतलब बाकी दुनिया के अपराधी यहाँ लगभग सेफ हैं। दूसरा, उनकी प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से फ्रीज नहीं किया जा सकता। और तीसरा, गोल्डन वीजा। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो और इज्जतदार इन्वेस्टर का टैग लगाकर 10 साल का रेजिडेंस पालो। बस एक ही शर्त है, एक अनलिखा नियम, दुबई की जमीन पर कोई क्राइम नहीं करना। अब बात करते हैं कि इस पूरे सिस्टम का नतीजा क्या निकला, और ये देखते हैं कि इस सिस्टम की वजह से दुबई में असल में कितना पैसा आ रहा है। ये आंकड़ा देखिए जरा, ये हैरान करने वाला है। सिर्फ 2023 में दुबई में $10 मिलियन से ज्यादा कीमत के 431 घर बिके। ये पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज्यादा है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे लग्जरी रियल एस्टेट अवैध पैसे को पाक करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। दुबई की आबादी की बनावट भी इस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ की लगभग 90% आबादी बाहर से आई है। ये पूरा सिस्टम असल में इन्हीं प्रवासियों पर टिका हुआ है, जो यहाँ के आसान नियमों का फायदा उठाने आते हैं। जाहिर है इस पर दुनिया की नजर पड़ी। 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने UAE को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसके जवाब में UAE ने कुछ नियम सख्त किए और 2024 में उसे लिस्ट से हटा भी दिया गया। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये बदलाव ज्यादातर कागजी हैं और जमीनी हकीकत में कोई खास फर्क नहीं आया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक शानदार मॉडल है जिसने तेल पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करके खुद को खड़ा किया, या फिर ये एक ऐसा चमकता हुआ स्वर्ग है जिसे एक बहुत ही खतरनाक और नैतिक रूप से गलत समझौते की बुनियाद पर बनाया गया है? इसका जवाब शायद हाँ और ना दोनों के बीच कहीं छिपा है।